नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्नेहलता आज अपने टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट में अपने यूनिट नंबर 3 में अपना जो क्वेश्चन है आज का व्याकरण शिक्षण और हिंदी। ठीक है, तो आज जो है इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी शिक्षण के अंदर मेनली जो है वो व्याकरण का क्या महत्व है, व्याकरण की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बच्चों को जो है वो व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भाषा है उसमें हम भाषा के फॉर्मल रूप को सीखें। भाषा का जो औपचारिक रूप है, जिसमें कि हम मान लो कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि जब हम किसी स्कूल या विद्यालय, महाविद्यालय है ना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, कि अगर वहाँ जाकर के बच्चा फॉर्मली पढ़ता है, औपचारिक रूप से जब शिक्षण कार्य करता है, तो वहाँ पर उसको व्याकरण की अति आवश्यकता होती है। क्योंकि जो काम जो है, चाहे हम एजुकेशन इनफॉर्मली जो एजुकेशन हम लेते हैं, औपचारिक रूप से जो शिक्षा हम लेते हैं, उसमें क्या है कि उसमें जो अगर हमें भाषा का या व्याकरण का ज्ञान कम भी है तो भी हमारा चल जाता है, लेकिन जब औपचारिक रूप से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर व्याकरण शिक्षण हमारे स्कूल में जाते ही हमारा स्टार्ट हो जाता है ना। तो क्योंकि व्याकरण शिक्षण क्या है कि जब बच्चा लेखन कार्य शुरू करता है या बोलना शुरू करता है तो सुनता भी है, सबसे पहले क्या श्रवण कौशल का प्रयोग करता है, सुनता है बच्चा। तो वहाँ पर अगर सही सुनेगा बच्चा, अध्यापक अगर व्याकरण कौशल में निपुण है तो वो क्या है, धीरे धीरे उसका जो श्रवण कौशल है उसके साथ साथ उसका जो पठन है, ये जो वाचन है उसका, और फिर जो लेखन कौशल है वो भी व्याकरण के अकॉर्डिंग ही ढल जाता है ना। तो ये है हमारा व्याकरण कौशल। तो व्याकरण कौशल का हमारे शिक्षण में बहुत अधिक, खास करके हिंदी शिक्षण में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि व्याकरणिक रूप जो है वो भाषा का क्या है, शुद्ध रूप से परिचित हमें करवाता है। तो सबसे पहले हम जो है वो व्याकरण का जो अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि व्याकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए, जो व्याकरण शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो व्याकरण शब्द के इन शब्दों के जोड़ से बनी है, जैसे वी प्लस आ, क्री धातु उसके अंदर लगा और लुट प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, व्याकरण शब्द क्या है, वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस लुट प्रत्यय के योग से ये बनी है। देखिए, अब एक वर्ड है इसके अंदर कि व्याक्रियंते शब्द ये, जिसका अर्थ क्या है कि अर्थ स्वरूप से शब्द की सिद्धि हो, कि जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द की सिद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियंते शब्द ये, इस शब्द को ध्यान में रखिए, व्याक्रियंते शब्द ये शब्द जो है, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द की सिद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब इसके बहुत सारे ऑथर्स हुए जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है। एक हमारे जो महर्षि पाणिनि हुए हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्दों का अनुशासन है, शब्दानुशासन है। ठीक है, और इसके अलावा जो महर्षि पतंजलि हुए हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, उन्होंने भी व्याकरण को शब्दानुशासन का नाम ही दिया है कि व्याकरण क्या है, शब्दानुशासन है। इसके अलावा बहुत सारे जो विचारक हुए हैं हिंदी के महान, उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दी हैं। अगर हम एक डेफिनेशन और देखें हैजलिट के अकॉर्डिंग, तो वो कहते हैं कि व्याकरण भाषा की विशेष प्रकार की जो संरचना है उसका वर्णन करता है। जो भाषा क्या है, व्याकरण की एक जो विशेष संरचना है, जिसकी संरचना हमने 12 खड़ी पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हमारी भाषा व्याकरण के अंदर जो है स्वरों का, व्यंजनों का अपना एक स्थान है ना, हर एक चीज, मात्राओं का भी अपना एक पर्टिकुलर चिन्ह है, हमारी एक अपनी लिपि है, जिसमें कि हर चीज के लिए, हर भाव को व्यक्त करने के लिए एक जो अलग से शब्द या शब्दावली है ना। तो ये चीज है इसके अंदर। अब हम बात करें थोड़ा सा, देखिए ये तो देखिए हमारा व्याकरण हो गया, और व्याकरण का महत्व भी हम किसी से छुपा हुआ नहीं है कि व्याकरण का कितना महत्व हमारे जीवन के अंदर है। व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें सुव्यवस्थित रूप से लिखना सिखाता है। हमारे जो टर्म्स हैं उसको हम चाहे कविता लिखें, चाहे कहानी लिखें, गद्य लिखें, पद्य लिखें, कोई भी जो है वो हम विधा लिखें और किसी भी जो है वो उसको हम पढ़ें, तो वहाँ पर सभी जगह क्या है, जो व्याकरण शिक्षण है उसका ज्ञान जो है वो होना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले जो शर्त व्याकरण का महत्व यहीं पर ही है। सेकंड, अगर हम व्याकरण शिक्षण के महत्व की बात करें तो जो कहते हैं कि एक सार्थक जो अर्थ निकलता है किसी भी विधा का, वो भी व्याकरण शिक्षण के माध्यम से ही संभव है।
क्योंकि व्याकरण शिक्षण क्या है, उसको अर्थ बताएगा और जो अर्थ के जो सही अर्थों में जो चीज लिखी जाएगी उसका क्या है, उसका जो भाव है वो भी सही अर्थों में समझ ग्रहण करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और उसके साथ साथ क्या है, जो हमारी अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों का जो स्वरूप है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों के बीच में अगर हमें अंतर करना है तो वहां पर जो व्याकरण है हमारी, वही हमें सिखाती है कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। किसी भी शब्द को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वाक्य को हमने शुद्ध कैसे लिखना है, ये हमें व्याकरण से ही पता चलता है। उसके बाद क्या है, जो व्याकरण है वो भाषा का जो स्वरूप है उसकी रक्षा करता है। कि जो मान लो क्या है कि चाहे हम हिंदी लैंग्वेज पढ़े, चाहे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े, चाहे हम पंजाबी पढ़े, लेकिन जो भाषा का मेन एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, तो उस स्ट्रक्चर की जो रक्षा करनी है वो काम किसका है, वो व्याकरण का है। कि जो मूलभूत चीजें हैं वो वैसे ही रहेंगी, चाहे कोई भी किसी भी टाइम उस चीज को लिखे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, कोई भी चाहे अध्यापक है उसके लिए भी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर अध्यापक क्या एक दिशा निर्देशक का काम करता है, अगर उसके पास फॉर्मेट सही है तो जो बाकी बच्चों को वो दिशा निर्देश करेगा, उससे क्या है, उससे एक तो आत्मविश्वास उसके अंदर रहेगा कि हाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को सही बता रहा हूँ, और दूसरा बच्चों के अंदर भी जो है वो अध्यापक के लिए क्या है, अध्यापक के लिए एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे कि हमारे अध्यापक को इस चीज का पता है। इट मीन्स बच्चे उस पर विश्वास करेंगे और अपने काम को जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे। और जो प्रयोगात्मक व्याकरण क्या है, वो अधिकार पूर्ण उसका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें क्या है, प्रैक्टिकल हो जाएंगी वहां पे। फिर जो एक और बात इसके अंदर आती है वो ये है कि जो मातृभाषा है हमारी, मातृभाषा के अतिरिक्त भी अगर हमने अन्य भाषाओं का ज्ञान लेना है तो वहां पर भी व्याकरण शिक्षण हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि जब हमें हर व्याकरण की छोटी छोटी सूक्ष्मताओं का पता होगा तो किसी भी भाषा को लिखना या पढ़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। और तो ये, और इसके साथ साथ क्या है, प्रत्येक भाषा का जो अपना एक ध्वनि स्ट्रक्चर भी होता है ना, ध्वनि विचार जिसको कहते हैं, शब्द विचार जिसको कहते हैं, वाक्य विचार जिसको कहते हैं, है ना। तो ये चीजें भी क्या है, ये हर भाषा की अपनी होती हैं। तो व्याकरण में क्या है, इन चीजों का भी हमें ज्ञान मिलता है कि वाक्य कैसे बनेंगे, शब्दों का निर्माण कैसे होगा, ध्वनियों का निर्माण कैसे होगा, है ना, किन शब्दों के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे जो है वो सार्थक वाक्य बनाया जा सकता है। ठीक है। तो जो व्याकरण है वो क्या है, कुल मिलाकर के आपका एक मित्र की तरह है, आपके एक सहचर की तरह है, जो कि आपको क्या है, आपकी जो इसके ज्ञान के बिना क्या है, जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर क्या आ जाएगी, निर्कुंजता आ जाएगी, उच्च श्रृंखलता आ जाएगी, या जिसको हम कहें अशुद्धियां आ जाएंगी, है ना। लेकिन जो व्याकरण क्या करेगा, इसके सहयोग से जो है वो हम एक प्रॉपर पैटर्न पर चल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था व्याकरण शिक्षण का महत्व जो मैंने आपको वर्बली अभी बताया। लेकिन अब हम आगे जो क्या करने जा रहे हैं, हम व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्याकरण शिक्षण के हमारे कुछ एक निम्नलिखित उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए क्या है, हमारा जो है वो अध्यापक को प्रयास करने चाहिए। सबसे पहला इसमें क्या है कि जो भाषा है उसका जो एक कॉमन रूप होता है, सर्वमान्य रूप, जिसको कि सर्वमान्य का मतलब होता है कि जिस चीज को सभी जगह मानना चाहिए। जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा है तो इसका जो फॉर्मेट है, इसकी जो व्याकरण है उसको हर स्टेट के अंदर माना जाए, हर समाज के अंदर माना जाए, जो भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी ये पढ़ी जाती है वहां पर क्या है, वहां पर इसका सर्वमान्य रूप जो है वो देखने को हमें मिलता है। ठीक है। कि कॉमन वही रहेगा ऑल इंडिया के अंदर, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो हमारी हिंदी की जो हमारी व्याकरण है जो है वो सेम रहेगी हर जगह, चाहे हम किसी भी भारत के किसी भी कोने में पढ़ें, लेकिन जो रूप वो है वो क्या रहेगा, हमारा सर्वमान्य रूप रहेगा। फिर है जो भाषा का शुद्ध रूप है उसको देखने के योग्य बनाना। ठीक है। कि भाषा को शुद्ध रूप में हमने पढ़ना भी है, उसका उच्चारण भी हमने करना है, उसको लिखना भी हमने है ना। तो जब प्रयोग हमने करना है तो जो शुद्ध रूप का प्रयोग होगा भाषा का वो कैसे होगा, वो भी व्याकरण शिक्षण से ही संभव है। क्योंकि जहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं, कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो ही जो भाषा है हमारी क्या है, वो शुद्ध रूप में हमारे पास आती है। तो जो भाषा का शुद्ध रूप है वो भी क्या है, हमारे लिए व्याकरण उसमें बहुत अपना योगदान देती है। और अशुद्ध जो रूप है वो क्या है, गलत मैसेज कन्वे करता है, इसलिए हमें भाषा के शुद्ध रूप को ही अपनाना
चाहिए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। टीचर के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो बच्चे को भाषा के शुद्ध रूप से अवगत कराए, और खास करके जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं हमारे, जो कक्षा में जाकर के अपना शिक्षण कार्य या अपनी टीचिंग शुरू करते हैं, अपनी लर्निंग शुरू करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो बच्चा अगर उच्चारण सही नहीं करता है, लिखना सही नहीं है, तो वो क्या है फिर आगे भी जब नेक्स्ट टाइम या जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, वो अशुद्धियाँ उसकी साथ ही चली जाती हैं। वहाँ पर खास करके अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि हमने बच्चे को जो है उसके करेक्शन के द्वारा उसके जो है वो उसको ठीक करवा करके भाषा के शुद्ध रूप से बच्चे को हम अवगत कराएं, ताकि आगे आने वाले हायर लेवल पर जो शिक्षा जब बच्चे ग्रहण करें तो वहाँ उसके पास जो भाषा का रूप है वो क्या हो, शुद्ध हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड हम इसमें शामिल करेंगे व्याकरण सम्मत भाषा का ज्ञान करवाना बच्चे को, कि जो बच्चे को जब हम ज्ञान देते हैं किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का, बच्चा क्या करता है, अपना क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ता है। जिस भी कोर्स में उसने जाना होता है उसका एक पर्टिकुलर क्यूरिकुलम होता है ना, तो उस क्यूरिकुलम को क्या है, क्यूरिकुलम सम्मत भाषा का प्रयोग हमें वहाँ पे करना है, और जो क्या है व्याकरण सम्मत भाषा का हमने प्रयोग करना है, कि व्याकरण की हर एक इकाई का ध्यान रखते हुए हम जो है वो आगे अपना ज्ञान फॉरवर्ड करें। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर और भी आता है कि विद्यार्थियों में जो है वो शुद्ध भाषा, क्या कहेंगे हम, विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा का संचार करना कह सकते हैं हम, या फिर सम्मत भाषा का ज्ञान कराना कह सकते हैं, या बच्चों के अंदर शुद्ध भाषा के प्रयोग की योग्यता, शुद्ध भाषा के प्रयोग की योग्यता विकसित करना, प्रयोग की योग्यता विकसित करना, ये भी क्या है, ये भी जो है हमारे व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है कि हम बच्चे को जो भाषा का शुद्ध रूप है वो कैसे जो है उसको उस चीज के लिए योग्य बनाए बच्चे को, कि भाषा जो है वो भाषा का शुद्ध रूप जो है वो विद्यार्थी प्रयोग करे। अशुद्ध रूप का प्रयोग करने से मैसेज गलत जाता है, कन्वे होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर इस तरह की योग्यताएं विकसित करनी है जिससे कि बच्चा क्या कर सके, भाषा के शुद्ध रूप को जान सके। उसके बाद इसमें क्या है, शुद्ध रूप में अगर हम और भी देखें तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। वो कौन कौन सी आती हैं कि जो बच्चा है शुद्ध मुहावरों का प्रयोग करे, शुद्ध लोकोक्तियों का प्रयोग करे। इसके साथ ही साथ क्या है, जो भाषा के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी जो बच्चा समझे और समझ करके उसका अर्थ ग्रहण करे। और क्या है, जो भाषा के दोनों रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, दोनों का सही से प्रयोग करे। और इसके साथ साथ क्या है, शुद्ध वर्तनी है हमारी, शुद्ध प्रत्यय हैं, शुद्ध उपसर्ग प्रत्यय, जो भाषा के विराम चिन्ह है ना, बहुत सारी चीजें व्याकरण के अंदर हमारी आती हैं। तो व्याकरण की हर एक टर्म से बच्चे को अवगत कराना भी क्या है, हमारा एक उद्देश्य टीचिंग का रहता है। फिर जो भाषा के गुण दोष हैं वो कौन कौन से, ये भी हमें ध्यान रखना है कि भाषा के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं जिनके द्वारा कि हम भाषा के जो शुद्ध रूप है उसका मूल्यांकन हम कर सकें, है ना। क्योंकि मूल्यांकन जब हम करेंगे तभी हमें अपनी कमियों का और अपनी जो हमारी कमांड है भाषा पर कितनी है इस चीज का हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो है मेनली व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हमने किए हैं, जिसमें कि भाषा के सर्वमान्य रूप की रक्षा करना, शुद्ध रूप बनाने में भाषा का शुद्ध रूप लिखना या बोलना, उसके लिए बच्चे को योग्य बनाना, फिर व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग का ज्ञान बच्चे को करवाना, और फिर क्या है, विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा के प्रयोग की योग्यता विकसित करना। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट्स हम इसमें और कर सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों में क्या है, विद्यार्थियों में भाषा की जो रुचियां या अभिरुचियां हैं उसको विकसित किया जाए। ठीक है, बच्चे को जो क्या है, बच्चे की जो रुचियां, अगर भाषा के ऊपर बच्चे की कमांड होनी शुरू हो जाएगी तो बच्चे की रुचि ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो बच्चा जब सही बोलेगा सही लिखेगा भी, अगर इंटरेस्ट उसको होगा तो वो जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको हम अपनी पूरी एफिशिएंसी से करते हैं। ये बात हम सभी को पता है कि जिस काम में बच्चे का मन लगता है उस काम को क्या करेगा, वो दुगनी एफिशिएंसी से करेगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये जो भाषा शिक्षण है, ये जो रचना शिक्षण है, इसमें व्याकरण शिक्षण उसमें भी हमने क्या करना है,
हर एक, चाहे हम रचना लिखें चाहे हम व्याकरण पढ़ें, हमें क्या करना है, बच्चे की रुचि डेवलप उसके अंदर करनी है, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे प्रकार से जो है वो अपनी रचनाओं को लिखे, पढ़े और क्या है अपने उसमें कौशल जो है वो हासिल करे। तो और जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखिए हमें जो है वो क्या शिक्षा की जरूरत, हर मोड़ पर हमें शिक्षा की जरूरत पड़ती है। जीवन का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर जो है हमें भाषा की आवश्यकता ना पड़ती हो, है ना। तो हमें क्या करना है, बच्चे को उसके साथ ही साथ अपने बच्चे को प्रेरित भी करना है भाषा सीखने के लिए, शुद्ध भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना है, बच्चे को प्रेरित भी करना है। और क्या है, भाषा के जो गुण दोष परखने की रुचि का हमें विकास बच्चे के अंदर करना है। भाषा एवं साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन भी हमें बच्चे को करवाना है। इसके अलावा क्या है, साहित्यिक भाषा में जो मौलिक लेखन है उसकी भी अनुभूति हमने बच्चे को करवानी है कि जो साहित्य है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे साहित्य के अंदर जो हिंदी के अंदर देखा जाए तो साहित्य का भंडार भरा पड़ा है, जिसमें आपका गद्य शिक्षण आता है, पद्य शिक्षण आता है ना, साहित्यिक रुचियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें जो बच्चे को ध्यान करवाना है, ये हमारा उद्देश्य रहता है। अब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ ग्रामर कौन कौन से हैं। देखिए व्याकरण शिक्षण की प्रणाली या हम थोड़ा सा इसको व्याकरण शिक्षण की प्रणाली या प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए जो हम इसको के डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, पहली प्रणाली इसके अंदर हमारी कौन सी आती है, पहली है सिद्धांत प्रणाली। सिद्धांत प्रणाली ठीक है। दूसरी जो प्रणाली है वो किस नाम से जानी जाती है, सहयोग प्रणाली के नाम से जानी जाती है, सहयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली। थर्ड इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्रयोग प्रणाली, प्रयोग प्रणाली। और फोर्थ आपके इसके अंदर होगी भाषा संसर्ग प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली। ये चार मेन प्रणालियां हैं जो हमारे व्याकरण को जो शिक्षण है उसमें हमें काम आती हैं। अब जो सिद्धांत प्रणाली है इसको भी हमने आगे फर्दर दो भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं, सिद्धांत प्रणाली के दो फर्दर पॉइंट्स हैं, वो है आपके पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि। कौन सी, पाठ्य पुस्तक विधि और दूसरी है इसमें आपकी सूत्र विधि। इस डायग्राम को सभी बच्चों ने याद करना है, लिखना भी है, ताकि जो है आपका लेक्चर, आपका जो क्वेश्चन है वो इफेक्टिव बने। ठीक है, फिर है आपकी जो आपकी प्रयोग प्रणाली है उसमें भी हम दो भागों में इसको बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली। ये चीजें हैं स्टूडेंट्स, तो ये प्रणाली के अंदर आपके शामिल किया जाता है। अब जैसे सिद्धांत प्रणाली की हम बात करते हैं तो सिद्धांत प्रणाली में क्या है, आप जो सिद्धांत है हम उन्हीं का अध्ययन इसके अंदर बच्चे को करवाते हैं कि किन किन व्याकरण पढ़ने के लिए हमें किन किन व्याकरण के नियमों की आवश्यकता है, किन किन सिद्धांतों की आवश्यकता है, कौन कौन सी परिभाषाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं इसके अंदर।
और कुछ एक एग्जाम्पल्स भी हम इसमें पुट कर सकते हैं कि बच्चे जो है वो व्याकरण को क्या है रटे नहीं, व्याकरण को रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्याकरण को समझ करके जो है वो बच्चे आगे अपना अध्ययन कार्य करें। और उसके साथ साथ क्या है उसके अंदर जहाँ पर देखिए हर चीज के कुछ गुण होते हैं, वहां पर कुछ अवगुण भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होती हैं, ठीक है। तो जो व्याकरण शिक्षण है, जो सिद्धांत प्रणाली देखिए वो रटने पर अवश्य बल देगी, क्योंकि सिद्धांतों को क्या है बच्चा रटने का प्रयास करता है, इसलिए कई बार इस मेथड को हम मनोवैज्ञानिक मेथड भी कह देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सहयोग प्रणाली को पढ़ते हैं। तो सहयोग प्रणाली जैसे सहयोग नाम से ही संभव है कि इसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन होगा। इसमें क्या है बच्चे जो है वो नियम और सिद्धांतों के ज्ञान के साथ साथ क्या है उसको प्रसंग के साथ जोड़ करके हम बच्चे को बताएंगे। इसको प्रासंगिक रीति के नाम से भी जाना जाता है, कि जिसमें कोऑर्डिनेशन होगा किसका, सिद्धांतों का, नियमों का और प्रैक्टिकलिटी का, व्यवहारिकता जिसको कहते हैं उसका समावेश भी इसके अंदर पाया जाएगा। जिसमें कि आपकी जो अध्यापक है व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है इसके साथ साथ लेखन कार्य को भी इसके साथ जोड़ देगा। तो इसमें क्या है इसके अंदर ज्यादा हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसको क्या है समझ के द्वारा और आपसे सहयोग के द्वारा भी इस प्रणाली को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, व्याकरण शिक्षण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रयोग एवं विश्लेषण प्रणाली। प्रयोग भी है इसका नाम, और इसका नाम दूसरा नाम क्या है, विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिसमें कि मेनली हम आगमन और निगमन इन दो स्टेटमेंट्स का प्रयोग करेंगे। निगमन के द्वारा क्या है बच्चे को नियमों के बारे में हम बताएंगे, और आगमन में क्या है, आगमन विधि के अंदर हम जब जो हमारे नियम है उनको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो वहां पर हम आगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ क्या है जो आगमन प्रणाली और जो निगमन प्रणाली है, दोनों ही प्रणालियां दोनों एक दूसरे की विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे की पूरक प्रणालियां हैं। दोनों ही प्रणालियों को बच्चों के मनोवैज्ञानिक लेवल के अकॉर्डिंग ही हम मनोवैज्ञानिक स्तर के अकॉर्डिंग ही जो बच्चों का एज ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ भाषा संसर्ग प्रणाली की हम बात करते हैं, और ये जो प्रणाली है ये किस पर बल देती है, ये प्रणाली अनुकरण पर बल देती है, हमारे अनुकरण पर बल देती है। भाषा संसर्ग की भाषा के संसर्ग में रह करके जिस प्रणाली का हम प्रयोग करें वो भाषा संसर्ग प्रणाली समझी जाती है। और इसमें क्या है कि हमें रटवाने की आवश्यकता नहीं होती बच्चे को, ठीक है। भाषा के जो अनुकरण क्या है, बच्चे जो है वो भाषा को अनुकरण के द्वारा सीख दिए जाते हैं। जैसे अध्यापक आदर्श पाठ करता है किसी भी चीज का, तो बच्चे क्या करते हैं उसको कॉपी करते हैं, है ना। तो अगर अध्यापक के द्वारा आदर्श पाठ का उच्चारण किया जाता है तो बच्चे के द्वारा अनुकरण पाठ का भी उच्चारण किया जाता है। तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है आसानी से भाषा के नियमों को सीख जाएगा। और जो व्याकरण सम्मत भाषा है ये इस प्रणाली में क्या है, आप संवाद है, चाहे आपका प्रश्नोत्तर है, या इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक या जो रचना के द्वारा आपका व्याकरण अध्ययन करवाया जाता है बच्चे को, उस पर बल दिया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार की जो शिक्षा है व्याकरण की, उसके द्वारा क्या है हम बच्चे को भाषा के शुद्ध रूप से परिचित करवा सकते हैं, ठीक है। इसका गुण क्या है, इसका गुण ये है कि जो इसके द्वारा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चे को, क्योंकि अध्यापक एक बच्चे कॉपी करते हैं, तो जो चीजें क्लास में उन्होंने अध्यापक से सुनी होती है बच्चा उन्हीं चीजों को कॉपी करता है, तो ज्यादा रटने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये इसका डिमेरिट्स नहीं है कि इसमें रटना पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या है, जो चीजें रटनी नहीं है तो वो बच्चों को बोझिल भी नहीं लगती है, बच्चे क्या इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज में, क्योंकि समझना क्या है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा, अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें कि जो काम को हम समझ करके करते हैं उस काम को हम लंबे समय तक उसको याद भी रख पाते हैं। और क्या है उसमें जो है वो रटने के अंदर क्या होता है, रटने के अंदर हम भूलने की प्रक्रिया भी होती है, शामिल होती है, कि रटते हैं तो थोड़ी देर टाइम के बाद अगर उसको नहीं देखते तो फिर भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने समझ ली होती है उसको क्या है हम उसको फर्दर लंबे समय तक हम उसको अपना फीड रखते हैं मेमोरी के अंदर, और हम उस चीज़ को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। और इसके अलावा क्या है, जो बच्चे की प्रारंभिक चाहे कक्षा है चाहे आपकी माध्यमिक कक्षा है, हर कक्षा के अकॉर्डिंग ही हमने बच्चे के लिए विधियों का प्रयोग करना है। ये नहीं है कि एक सेम ही विधि जो है वो दोनों क्लासों में यूज हो जाएगी, दोनों लेवल पर प्रयोग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही हमने जो है वो व्याकरण शिक्षण के लिए चाहे हम आगमन विधि का प्रयोग करें, चाहे निगमन विधि का प्रयोग करें, चाहे सहयोग विधि का प्रयोग करें, चाहे हम भाषा संसर्ग प्रणाली का प्रयोग करें, हर जो क्लास के अकॉर्डिंग ही जो है वो हमें इसका यूज करना है। खास करके उच्च जो कक्षाएं हैं हायर लेवल की, वहां पर क्या है पुस्तक विधि का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है विद्यार्थियों की जो बच्चे की बौद्धिक शक्ति है वो विकसित हो गई होती है, तर्क शक्ति विकसित हो गई होती है, तो इन बच्चों को जो पढ़ाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है ना, क्योंकि ये बच्चे को जो बात है जो कंसेप्ट है उसको जल्दी अडोप्ट कर पाते हैं
वहीं प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें चित्रों वाली पुस्तकों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ क्या है, उनको व्याकरण के नियमों की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो सिद्धांतों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। बीच वाला जो मिडिल लेवल है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बच्चे जो है वो बौद्धिक शक्तियों का डेवलपमेंट हो चुका होता है बच्चे का, तो वहाँ पर वो समझने का प्रयास करने लगते हैं, उनकी तर्क वितर्क की शक्ति भी जो थोड़ी बढ़ जाती है कंपैरिजन टू प्राइमरी लेवल, ठीक है। लेकिन हायर लेवल पर जो बच्चा है वो आराम से सिद्धांतों को समझ सकता है। इसलिए जो कोई भी विधि है वो क्या है, बच्चे का जो स्तर है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने प्रयोग करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा व्याकरण शिक्षण, और व्याकरण शिक्षण के अंदर हमने जो व्याकरण शिक्षण का अर्थ तो किया ही, साथ ही साथ व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, महत्व और प्रणालियों के बारे में आज हमने पढ़ा। जो प्रणालियों वाला ये है, आप इसको डायग्राम को अच्छे से याद रखें, अच्छे से इसको लिखें, ताकि जो है आपका क्वेश्चन काफी आपको याद भी रहेगा लंबे समय तक, और आपका क्वेश्चन जो है वो अट्रैक्टिव ही बनेगा। थैंक यू।